जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। की हाल चाल दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वाला टॉपिक मैं पैथोलॉजी से उठाया हूं। तो एमबीबीएस, बीएचएमएस या बीएमएस वाले स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत आसान में, बहुत छोटे से टॉपिक में बात करेंगे कि सेल इंजरी क्या है। तो सेल इंजरी के पार्ट्स क्या है, कौन कौन से होते हैं। ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सेल इंजरी स्ट्रेस से हो सकते हैं, तनाव की वजह से हो सकते हैं, माइल्ड नॉन लीथल इंजरी हो सकते हैं, या फिर सीवियर लीथल इंजरी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या फिर से देखो, स्ट्रेस बेस्ड हो सकते हैं, माइल्ड नॉन लीथल इंजरी हो सकता है, सीवियर लीथल इंजरी हो सकता है। आई थिंक 3 पार्ट हो जाएंगे। ये 3 पार्ट को हम बारी बारी से समझते हैं क्या है। ये है 3 पार्ट। तो सेल इंजरी 3, स्ट्रेस बेस्ड। स्ट्रेस मतलब तनाव, तो तनाव मतलब समझो कहीं ना कहीं इंक्रीज वर्कलोड। अगर हमारे बॉडी के किसी भी कोशिका, किसी भी सेल, किसी भी में अगर वर्कलोड बढ़ जाता है, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो कोई बॉडी ऑर्गन हो, तो उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कंडीशंस बोलते हैं। उस कंडीशंस में इंक्रीज वर्कलोड बढ़ जाता है फॉर सेल एडेप्टेशन। तो इस चीज के लिए सेल कहीं ना कहीं अडॉप्ट हो जाती है। ये प्रोसेस में क्या हो जाती है, सेल हमारी अडॉप्ट हो जाती है। तो ये इस प्रोसेस में 4 पार्ट बात करेंगे। क्या है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रोपी। ठीक है ना। तो देखो, कहीं ना कहीं अपने आप में हाइपर हाइपर, एक में सेल की साइज बढ़ जाना। ठीक है, जैसे नॉर्मल समझो ना, हम ज्यादा इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल हमारी ये ऐसी सेल होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। अब ये सेल हमारी होनी चाहिए। अब इसकी जगह अगर हमारी सेल इस प्रकार से हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं साइज बढ़ गया ना। तो अगर साइज बढ़ गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो क्या होता है, ठीक है ना, इसके एक तो ये कंडीशन हो जाती है। दूसरा, मान लो सपोज दैट यहाँ पे सेलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ठीक है, और उसकी जगह क्या आ जाए, बहुत सी कोशिकाएं आ जाए। बोलो, बहुत सी सेल बन जाए। तो जब बहुत सी सेल बन जाएगी तो भी दिक्कत। तो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया यही समझाता है कि चाहे सेल का साइज बढ़ जाए या सेल का नंबर बढ़ जाए। ठीक है ना। तो हम जब इसके बारे में डिटेल सबकी बात करेंगे, तब हम आपको समझाएंगे कि क्या होता है। तो अभी आप समझो कि स्ट्रेस मतलब इंक्रीज वर्कलोड, ये एडेप्टेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। तो इसमें 4 प्रॉब्लम आ सकती हैं। या तो हाइपरट्रॉफी हो सकता है, या हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या मेटाप्लेजिया हो सकता है, या एट्रोपी हो सकता है। तो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रोपी, ये चारों कंडीशंस आते हैं स्ट्रेस के अंदर। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए ट्रिक हो जाएगी 4। ठीक है, अब बात करते हैं माइल्ड नॉन लीथल इंजरी। नाम में ही है, माइल्ड मतलब कम, नॉन मतलब नहीं, लीथल मतलब जो हमारे लिए घातक ना हो, जो हमारे लिए मरणशील ना हो। तो ये अक्सर ये इसमें कैसे रिवर्सिबल इंजरी माने जाते हैं। ये रिवर्सिबल इंजरी माने जाते हैं, मतलब ये घाव, ये जख्म आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, ये घाव, ये जख्म आपके सही हो जाते हैं किसी प्रकार से हुए तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, 5 आएंगे। एक है आपका फिजिकल, फिजिकली आपका कहीं कट गया, केमिकली किसी केमिकल के द्वारा कट गया, फ्री रेडिकल्स या बॉडी के फ्री रेडिकल्स के द्वारा। ये अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक है। ठीक है ना, जब इनके बारे में बताएंगे, फिजिकली, केमिकली, फ्री रेडिकल या थर्मल। ठीक है, और ये होगा इस्चेमिक। ये 4 कंडीशंस आ गए। ये 4 कंडीशंस ये बताते हैं कि रिवर्सिबल इंजरी है, माइल्ड नॉन लीथल इंजरी है। ये चारों कंडीशन मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस करते हैं, इसीलिए इसका एक और नाम हो जाता है हाइड्रोपिक चेंजेस। इसके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, हाइड्रोपिक मतलब हाइड्रोपिक चेंजेस। अब ये क्या है, मैं इसमें भी बताऊंगा तो बहुत लेट लग जाएगा। बस आपको एक फोकस है कि सेल इंजरी का एक चार्ट दे दो, सेल इंजरी का एक पार्ट बता दो। ठीक है ना। आगे है फिर सीवियर लीथल इंजरी। सीवियर लीथल इंजरी को ही क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, अब इरिवर्सिबल मतलब जो वापस आए ना। अगर इस स्टेज में सेल इंजरी हो गई तो पक्का उसको क्या करना पड़ेगा, डिटैच करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो उस कंडीशंस की बात करें तो इसमें 5 है। एक आया एपोप्टोसिस, एक आया नेक्रोसिस, एक आया क्या है, फिर देखो नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस। तो गजब की बात, ये 3 तो है। टोसिस टोसिस मतलब नेक्रो, पायरो और फेरो अब बाद में टोसिस टोसिस लगा देना। तो ये 5 पार्ट है। तो आई थिंक ये 4 थे, ये आपके 5 थे, और ये आपके 5 हैं। ठीक है ना। तो 14 नाम आप में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सेल इंजरी के टाइप में। तो अब हम इसके एक पार्ट की डिस्कस करते हैं छोटा लेवल पर, नेक्रोसिस पे। ठीक है, तो हम नेक्रोसिस की बात करेंगे। सेल इंजरी का जो बेसिक क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट था। अब बात हम करेंगे नेक्रोसिस के बारे में।
पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, छोटा, शॉर्ट एंड सॉलिड, विद इन मिनट अगर आपको समझाना है तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आओ देखते हैं क्या होता है। देखो, नेक्रोसिस जैसा कि हेडिंग है, इसमें मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं, आपको एक बारी बारी से समझाते हैं। और हाँ, इसके आपके नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ डाउनलोड कर लो। ठीक है, आगे आओ। तो इसका डेफिनेशन बात करेंगे। डेफिनेशन को मैंने यूं लिखा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपने, तो नेक्रोसिस का जो डेफिनेशन है ये क्या है? पहला, सीरीज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन अ लीथल इंजर्ड सेल। पहला डेफिनेशन कि एक सीरीज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो, किसमें? अकरिंग इन अ लीथल इंजर्ड, जब कोई सेल लीथली इंजर्ड हो जाए, बहुत भयानक रूप से हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज को पहला डेफिनेशन है कि सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अब मैं इसको इस तरह से समझा रहा हूं, सपोज दैट ये आपकी सेल्स थी, ये नेक्रोसिस हो गया, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये सेल आपकी हैप्पी सेल थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? इसमें क्या हुआ, एक इस हैप्पी सेल्स में, ठीक है, एक कोई इंजर्ड, लीथल इंजर्ड हुआ ना। जब ये लीथल इंजर्ड सेल हुई तो ये क्या हो गई, अब थोड़ा सा इसको हम और बात कर लेते हैं। ये इसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होने लगा, और देखो ये, और लास्ट में ये सेल हो गई डेथ। तो मतलब इस हैप्पी सेल से इस प्रोसेस में जाने को, तो कहीं ना कहीं सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। लगातार सेल में कुछ ना कुछ मॉर्फी देखने के उद्देश्य से, देखो पहले हैप्पी थी, थोड़ा इंजर्ड हुई, फिर आंसू गिरे, फिर वगैरह वगैरह का। तो ये सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या होता है, अकरिंग इन अ लीथल इंजर्ड सेल। जब हमारे अंदर कोई सेल के अंदर लीथली इंजर्ड होता है तो एक सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज प्रोड्यूस करे। एक डेफिनेशन, ड्यू टू, किस कारण से? ड्यू टू इंट्रासेलुलर प्रोटीन डीनेचुरेशन। अब जब कोई इसके अंदर इंजर्ड होगा तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो प्रोटीन, जो जैसे बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड बेसिक स्केलेटन ऑफ द सेल इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जो सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन कितने टाइप के हो जाएंगे? दो टाइप के, एक होते हैं स्ट्रक्चरली प्रोटीन, एक होते हैं फंक्शनली प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स और जो स्ट्रक्चरली प्रोटीन जो हमारे सेल को पूरा स्वरूप बना रखे हैं, जो स्ट्रक्चरली बना रखे हैं, और एक वो फंक्शनली जो उसके काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स आपको पता ही है, जितने एंजाइम्स हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रिकर्सर्स होते हैं प्रोटीन्स के, ठीक है। अब जैसे हमारे बॉडी में तीन चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देता है, फैट हमारा रिजर्व एज अ रिजर्वायर्स के काम में आता है, और लास्ट में प्रोटीन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी इनको बोला गया है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं डीनेचुरेशन होना, तो पहला इंट्रासेलुलर प्रोटीन डीजेनरेशन, मतलब इनके स्ट्रक्चर या फंक्शनल जो प्रोटीन्स होंगे वो डीनेचर होने लगेंगे, वो खत्म होने लगेंगे, तो पहला प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज आए। दूसरी बात करते हैं एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ लीथल इंजर्ड सेल। या हो सकता है इसके अंदर ये जो चेंजेस हुए हैं, इसके अंदर एंजाइमेटिक लीथल डाइजेशन शुरू हुआ। अब एंजाइमेटिक में, अब देखो सपोज दैट अगर ये दो चीज है, एक आया है ऑटोलाइसिस, एक आया हेट्रोलाइसिस। ऑटोलाइसिस मतलब हुआ खुद की, जो इसके खुद के जो लाइसोसोम्स हुए होंगे, भाई कहीं ना कोई इस कोशिका के अंदर क्या हुआ होगा, लाइसोसोम रहा होगा। अब ये लाइसोसोम जैसे आया ब्रस्ट कर गया होगा, ये फट गया होगा। जब लाइसोसोम फट जाएगा तो पक्का ना पक्का क्या हो जाएगा, कोशिकाएं मरने के करीब हो जाएंगी। तो जब इसका लाइसोसोम खुद का लाइसोसोम अगर इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते, तो उस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन एक दूसरा शब्द है हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं इंजर आपके बॉडी में इंजरी हो गई है, तो इंजरी में क्या होगा, हमारे बॉडी की जो डब्ल्यूबीसी हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो मैक्रोफेज हैं, ये क्या आएंगे, तो ये आके खुद उसका डाइजेशन करने लगेंगे। सपोज दैट ये देखो, ये डाइजेशन, ये लीथल सेल है, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी है, जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट, ठीक है, या जो हमारी और ये जो प्रोटेक्टिंग लेयर है, ये क्या ऊज आउट होके इस इंजर्ड सेल पे आएंगे, उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बात करता हूं, जब खुद सेल के बाहर वाली चीज है, हेट्रो मतलब ये अंदर वाला खुद का लाइसोसोम आया,
इसको डाइजेस्ट कर दिया। लेकिन हेटेरोलाइसिस में क्या हो गया, WBC आ गई, लिम्फोसाइड आ गए, लिम्फोसाइट्स आ गए, वो जब डाइजेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हेटेरोलाइसिस। तो सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन द लीथल इंजर्ड सेल्स ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट लगाना, ड्यू टू इंटरसेलुलर प्रोटीन डाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन, और दूसरा होता है ड्यू टू एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द लीथल इंजर्ड सेल बाय ऑटोलाइसिस या हेटेरोलाइसिस। तीसरा हो जाएगा इसमें ड्यू टू लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, लॉस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब जब कुछ होगा, ये सब सारी चीजें होगा जब डीनेचुरेशन होगा। ठीक है, जब डीनेचुरेशन होगा, उसका डाइजेशन होने लगेगा, तो उसके कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस होगी। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मतलब ये जो सेल्स हैं इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रेजाइल होने लगेंगे। तो अगर ये कहीं से पोर हो गया, कहीं से टूट गया, तो इसके सामान क्या हो जाएंगे, बाहर चले आएंगे। और जब इसके सारे सामान बाहर चले आएंगे, लॉस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो यहां पर मैं इंट्रासेलुलर कंपोनेंट कम आउट, जो सेल के कंपोनेंट है वो बाहर चले आएंगे, और जब बाहर चले आएंगे तो इन्फ्लामेशन होगा। क्यों? क्योंकि वेजोडाइलेशन या रेडनेस ये सिम्टम्स हो जाएगा। अगर ये चीजें हो जाएंगी तो फाइब्रोजन या फाइबर सेल्स आएंगे और एक पपड़ी बना लेंगे, स्कार बना लेंगे। कहने का तात्पर्य इतना है, ऑल दीज चेंजेस, सारे ये चेंजेस आर कंपोनेंट, ये जो जितने कंपोनेंट हैं ये सीरीज के चेंजेस हैं ना, ऑल दीज आर हैपनिंग विद द सेल, इस जो सेल्स के अंदर हो रही हैं, इस होल प्रोसेस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे सिम्टम्स जो हो रहे हैं उसको नेक्रोसिस बोला गया। तो सीरीज ऑफ, अब कोई डेफिनेशन पूछे आपसे कि व्हाट इज डिफाइंड नेक्रोसिस, तो आप बोलोगे सीरीज ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल चेंज अकरिंग इन द लीथल इंजर्ड सेल ड्यू टू इंट्रासेलुलर प्रोटीन डाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड functional protein, enzymatic digestion of lethal injured cell, autolysis, heterolysis, and loss of the integrity of plasma membrane, intracellular component come out, inflammation cause vasodilation is redness, provide fiber and fibrogens are ooze out and form scarping and scar formation. All these changes are component, whereas all these are happening in the cell, is the process is defined as the necrosis. This is the complete definition. Necrosis, यही आपको लिखना है, this is the complete definition. और अब चूंकि नेक्रोसिस की बात की है तो 2-3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पे बता दें, 9 टाइप के हैं कि क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात है कि सारी सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं या तो वो नेक्रोसिस पाथ को फॉलो करें या तो एपोप्टोसिस की बात फॉलो करें। ठीक है, जो नेक्रोसिस होता है ऑलवेज पैथोलॉजिकली ऑब्जर्व होता है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है। नेक्रोसिस हमेशा पैथोलॉजिकली बात की जाती है, लेकिन एपोप्टोसिस ये फिजियोलॉजिकली या पैथोलॉजिकली दोनों हो सकती है। तो पहला पॉइंट नोट में ये था कि जो सेल्स होती हैं 2 पाथ फॉलो कर सकती हैं, या तो नेक्रोसिस पाथ फॉलो कर सकती हैं जो एक प्रकार का इररिवर्सिबल पाथ है, या फिर एपोप्टोसिस पाथ फॉलो कर सकती हैं जो एक प्रकार का रिवर्सिबल पाथ है। जो नेक्रोसिस है ये ऑलवेज पैथोलॉजिकली अफेक्ट होता है, और जो एपोप्टोसिस है ये पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल दोनों अफेक्ट हो सकता है। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 की बात करेंगे, नेक्रोसिस नॉट अकर इन अ सिंगल सेल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्रोसिस एक कोशिकाओं में, एक सेल्स में नहीं होगा, अ लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स में होगा। ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ सेल्स में नेक्रोसिस। लेकिन एपोप्टोसिस जो होगा अकर इन अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, एक छोटे से स्मॉल ग्रुप वाले सेल्स में होगा। मतलब आप समझो कि ये लार्ज सेल्स अफेक्टेड होते हैं, इसमें स्मॉल सेल्स अफेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, और लास्ट में हो जाएगा सेल इंजरी, जैसा ऊपर की बात है, या तो नेक्रोसिस पाथ को फॉलो कर सकती है या फिर एपोप्टोसिस को फॉलो कर सकती है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ द नेक्रोसिस। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है नेक्रोसिस के ऊपर। ठीक है, आगे बात करेंगे जैसा टाइम मिलेगा। जय हिंद। आई थिंक